कार स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं, है ना। देखिए, ये एक मैं कॉमन चीज़ देख रहा हूँ, नोटिस भी कर रहा हूँ साथ साथ तैयारी करने की कि 90% 90 नहीं, मैं 99% चांसेस हैं कि आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम या जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करने जा रहे हैं, आप उसमें फ़ेल होंगे ही होंगे, है ना। 99% चांसेस हैं दैट यू विल फेल इन दीज एग्ज़ाम्स। ठीक है, मैं ये लिख के दे रहा हूँ। सो ऐसा क्या है कि वो 99% चांसेस हैं कि आप फेल होंगे ही होंगे, और वो 1% जो नहीं फेल होंगे वो ऐसा क्या कर रहे हैं जो नहीं फेल होंगे। ठीक है, तो इसका मैंने टाइटल भी यही दिया है कि वाई यू विल फेल एट ऑल द एग्ज़ाम्स इन योर लाइफ। ठीक है, तो इस फेलियर, मीडियोक्रिटी और फेक स्ट्रगल, ये तीनों एक एक माइंडसेट है ना। ये माइंडसेट है। आप देखना, मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं कि पेपर आने से पहले ही वो ये करने लगते हैं कि अरे इस बार तो तैयारी अच्छी नहीं, इस बार तो फेल ही होंगे, ये एग्ज़ाम है ही नहीं मेरे लिए, इस बार तो पेपर बहुत टफ आ गया, या पेपर बिल्कुल आउट ऑफ द सिलेबस था, या इस बार होने का नहीं है, या नेक्स्ट ईयर अच्छे से करूँगा, या इस बार बुक नहीं कर पाए, या इस बार ये नहीं कर पाए। तो दे आर फुल विद रीजन्स दैट वाई दे विल फेल द एग्ज़ाम्स। दे है मतलब ऐसा कुछ भी, वो एक चीज़ भी नहीं बताते हैं क्यों वो एग्ज़ाम पास कर लेंगे, लेकिन वो 100 चीज़ तैयार रखते हैं क्यों वो एग्ज़ाम फेल कर जाएंगे। ठीक है, तो ये एक चेकलिस्ट है। अब इस चेकलिस्ट में 15 पॉइंट तो बेसिक पॉइंट है, प्लस 5-6 मैं एक्स्ट्रा बताऊंगा। उन 15 में आप चेक करिए, अगर आपके 10 से ज़्यादा स्कोर है ना, तो बढ़िया बात है, वरना आप मोस्टली फेल होंगे ही होंगे। ठीक है, अब ये जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम है ये डिसाइड करता है, देखिए कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम ज़रूरी नहीं, कोई भी एग्ज़ाम डिसाइड करता है आपकी लाइफ एंड ग्रोथ, और आपका माइंडसेट भी डिसाइड करता है। देखिए, कुछ लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम आप पूछेंगे क्यों ये नौकरी चाहते हैं, तो कहते हैं उसमें जो है कुछ काम नहीं करना पड़ता है ना, उसमें आराम करनी पड़ती है। ठीक है, आराम की नौकरी है, मज़े की नौकरी है, फ्री का पैसा है। तो ये बताता है कि आपका माइंडसेट क्या है, कि आपको बैठे बैठे पैसा चाहिए, है ना, या कुछ भी काम ना करना पड़े, आप माइंड से ही लेथार्जिक हैं। ठीक है, तो जब आप वही चाहते हैं तो आपकी लाइफ भी वैसी एकदम लेथार्जिक होगी, आपकी ग्रोथ मेंटेलिटी भी एकदम लेथार्जिक होगी, और आपका जो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है वो बिल्कुल ऐसा रहेगा। कुछ लोगों की ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री ऐसी चलती है, कुछ की तो ऐसी चलती है। तो जिस जिस मोमेंट पे आपको रियलाइजेशन हो जाता है आपकी ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री जो है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करती है। ठीक है, तो आज हम लोग एकदम रियल टॉक करेंगे, एकदम अच्छे से मन से, कि लाइफ एंड ग्रोथ और माइंडसेट या कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम या कोई भी एग्ज़ाम कैसे फैक्टर इन करता है कि हम लोग वो क्लियर कर पा रहे हैं कि नहीं क्लियर कर पा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग एक एक क्वेश्चन पे बात करेंगे। अच्छा, तो सबसे पहली चीज़, क्या आपने डिसाइड किया है कि आपको ये एग्ज़ाम क्यों देना है। जैसे 9th क्लास का बच्चा क्यों देना चाह रहा है, आप 12th में हैं, या आप अभी से एसएससी में या रेलवे में क्लर्क ही क्यों बनना चाह रहे हैं। ठीक है, आपको क्यों एक कंपनी नहीं बनानी है, या आपको क्यों बिज़नेस नहीं करना है, या आपको क्यों इंजीनियरिंग मतलब कोडिंग नहीं करनी है, या आपको क्यों कोई अपनी ऐप नहीं बनानी है, या आपको क्यों एग्रीकल्चर नहीं करना है। ठीक है, या आपको क्यों मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं खोलनी है, या आपको क्यों क्रिएटिव फील्ड में नहीं जाना है, आपको किताब नहीं लिखनी है, आपको एडिटिंग नहीं करनी है, ऐसा कुछ क्यों नहीं करना, आपको रेलवे में ग्रुप डी में चपरासी ही क्यों बनना है ना, या आपको कोई ऐसी नौकरी ही क्यों चाहिए। तो हैव यू डिसाइडेड वाई, आपका वाई क्लियर होना चाहिए कि मुझको बैंकिंग की जॉब्स बहुत पसंद है इसलिए मैं तो आपको बैंकिंग की ही जॉब क्यों करनी है, या अगर आपको आर्मी में जाना है तो क्यों आपको आर्मी में ही जाना है ना, या आपको पुलिस में जाना है तो आपको क्यों पुलिस की जॉब अच्छी लगती है। तो क्या ये आपने अगर डिसाइड कर लिया है, हैव यू डिसाइडेड वाई। अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझको ये जॉब अच्छी लगती है और ये जॉब नहीं अच्छी लगती है, या ये करना है, तो ये अगर आपके मन में क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। तो आप इस पर टिक कर दीजिए, वरना आप इस पर क्रॉस लगा दीजिए। ठीक है, ये आप टिक कर दीजिए, वरना आप क्रॉस लगा दीजिए अगर आपने डिसाइड नहीं किया। क्योंकि क्या है, कुछ लोगों ने कोई एक रील देखी, रील से मोटिवेट होके उधर चले गए। किसी ने बताया बैंक में बहुत काम करना होता है, रात में 10-10 बजे तक काम करना होता है, दिन भर तुमको वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो उनको बैंक की नौकरी नहीं अच्छी लगी। वो कह रहे हैं कि टीचिंग की नौकरी में बिल्कुल मज़े ही मज़े हैं, उसमें कोई काम नहीं करना पड़ता, तो टीचिंग की तरफ चल दिए। फिर टीचिंग वालों ने बताया कि नहीं, उनको जनगणना भी करनी पड़ती है, तो टीचिंग से कैंसिल कर दिया। फिर उन्होंने किसी ने बताया कि नहीं, एसएससी में बहुत भौकाल है, तो उसमें चल दिए। तो ये इस तरीके से अगर आप गोल शिफ्ट कर रहे हैं तो आपका कहीं पे भी पहुंचने के चांसेस नील हैं।
तो पहले आप डिसाइड कर लीजिए, हैव यू डिसाइडेड वाई। ये वाई आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, दिस इज़ द मेन क्वेश्चन। ठीक, अगर आपने वाई डिसाइड कर लिया है तो आप इस पर टिक कर दीजिए, तो आपका पहला पॉइंट टिक हो गया। ठीक है, दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे आपने कोई एग्ज़ाम अगर डिसाइड कर लिया है तो वो एग्ज़ाम आप अगर मान सबसे बेस्ट बात है, जैसे मान लीजिए आपको यूपीएससी क्रैक करना है, आपको आईएएस बनना है, आपको समाज में चेंजेस लाने हैं, तो आपके इंटेंशन मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप हो सकता है इतने कैलिबर हो आपके अंदर कि आप जहाँ भी पहुँचे वहाँ आप चेंजेस ला भी दें। लेकिन सबसे पहले तो सबसे बड़ी चीज़ होती है पहुँचना। उस पहुँचने के लिए आपको एक एग्ज़ाम क्लियर करना होगा, वो प्रोसेस से गुजरना होगा। अब वो प्रोसेस तो ज़रूरी भी है, उस प्रोसेस से गुजरने के लिए आपको वो एग्ज़ाम के सिलेबस और बुक्स वो थॉरली उनका स्टडी करनी पड़ेगी। तो उनके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, हार्डवर्क करनी पड़ेगी। तो आर यू रेडी फॉर दैट हार्ड वर्क, है ना? तो डू यू लाइक स्टडिंग एंड दैट आर यू रेडी टू पुट दैट हार्ड वर्क? तो अगर येस तो इस पर भी आप टिक कर दीजिए। क्या? तो इस पर भी आप टिक कर दीजिए। अगर आपको उस चीज़ से भागने में डर लगता है ना, इफ़ यू आर लेथार्जिक टू स्टडी, है ना, कि आपने किताब देखी, आपको पहले डर लगने लगेगा, फिर आप ट्रिक्स खोजने लगे कि हाउ टू कंप्लीट दिस बुक इन टू डेज, व्हाट इज़ द शॉर्टकट टू फिनिश लक्ष्मीकांत इन 10 days, हाउ टू रीड ओनली शॉर्ट नोट्स, तो फिर आप इस पर कैंसिल कर दीजिए। फिर आप ये मान लीजिए कि फिर से आप एग्ज़ाम क्रैक करने के दूर निकल गए हैं। ठीक है, चांसेस नील की तरफ फिर से बढ़ने लगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट, ठीक है, तो इस पर भी आपने या तो टिक कर दीजिए, क्रॉस कर दीजिए। थर्ड पॉइंट आपको देखना है कि हैव यू एवर वर्कड इन द प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने इंजीनियरिंग की, ठीक है, नहीं तो आपने बीएससी की, ठीक है, नहीं तो आपने बीकॉम किया। ठीक है, अब प्राइवेट सेक्टर में आप हो सकता है टीचिंग की फील्ड में, ठीक, आप हो सकता है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की फील्ड में, आप हो सकता है कहीं पे कंटेंट राइटर की टीम में, आप हो सकता है जर्नलिज्म में, ठीक है, आप हो सकता है सॉफ्टवेयर डेवलपर के तौर पे, आप हो सकता है डेटा एनालिस्ट या डेटा साइंटिस्ट के तौर पे, आप हो सकता है आईटी प्रोफेशनल्स के तौर पे, आप एमबीए की टीम में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में, मार्केटिंग एंड सेल्स में, ठीक है, टेली काउंसलर्स में, ठीक है, बीपीओ में, या क्या कहते हैं किसी भी मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में। ठीक है, कहीं पे भी आपने कहीं पे भी प्राइवेट सेक्टर में काम करके देखा है? अगर आपने काम करके नहीं देखा है तो आपको पहले कैसे अपना मन बना ले रहे हैं कि उसमें बहुत ही बेकार होता है, और आप जहाँ गवर्नमेंट सेक्टर में जाएंगे वहाँ मज़े ही मज़े हैं। ठीक है, देखिए जॉब सिक्योरिटी इज़ वन थिंग, ठीक है, लेकिन देयर आर 99 अदर मल्टीपल फैक्टर्स विच डिसाइड हाउ विल योर लाइफ टर्न आउट टू बी। ठीक है, तो आपको यू हैव टू फोकस ऑन ऑल द फैक्टर्स, नॉट जस्ट वन फैक्टर। ठीक है, आई नो दैट जॉब सिक्योरिटी जो है वो बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है, बट स्टिल देयर आर 99 अदर फैक्टर्स विच डिसाइड्स होल प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द जॉब। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट, अगर आपने कहीं पे भी प्राइवेट सेक्टर में काम नहीं किया, आप सिर्फ एक माइंडसेट बना के सोच रहे हैं कि वो खराबी है, तो फिर आप यहाँ पे एक क्रॉस कर दीजिए, वरना टिक कर दीजिए। ठीक है, इस हिसाब से कि आपने अगर प्राइवेट सेक्टर में काम किया है तो आप टिक कर दीजिए, वरना आप क्रॉस कर दीजिए। ठीक है, फिर फोर्थ थिंग, हैव यू डिसाइडेड वन एग्ज़ाम। हैव यू डिसाइडेड वन एग्ज़ाम कि आपको किस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है? आर यू प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी सीएसई, आर यू प्रिपेयरिंग फॉर यूपी पीसीएस और बिहार पीसीएस और राजस्थान पीसीएस और हरियाणा पीसीएस, आर यू प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी में भी आर यू प्रिपेयरिंग फॉर सीजीएल, सीपीओ, जीडी, है ना, एमटीएस। ठीक है, आर यू प्रिपेयरिंग फॉर यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, क्या आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, जूनियर इंजीनियर या एनटीपीसी, क्या आप नेट जेआरएफ देना चाहते हैं, क्या आप गवर्नमेंट टीचर या वो बनना चाहते हैं, क्या आप कैट देना चाहते हैं, आप आर्मी, अग्निवीर या एनडीए सीडीएस की तैयारी करना चाहते हैं? तो हैव यू डिसाइडेड दैट वन एग्ज़ाम विच विल बी योर मेन फोकस। मेन फोकस मीन्स अगर साल में 12 महीने हैं तो आप 10 महीने तो इस एग्ज़ाम की फुल फोकस तैयारी कर रहे हैं। 1-2 महीने इधर उधर मैं समझ सकता हूँ कि अब नहीं हो रहा है तो आपने कुछ और ट्राई करने की कोशिश कर लिया, इतना डाइवर्जन ठीक है, लेकिन क्या आपका 12 में से 10 महीने मेन फोकस इन जो आपने एग्ज़ाम डिसाइड किया उस पर जा रहा है कि नहीं? अगर नहीं जा रहा है और आप एक बरसाती मेंढक हैं कि अभी 3 महीने में यूपीएससी आ रहा तो यूपीएससी, फिर अगले 2 महीने पीसीएस आ रहा तो पीसीएस, फिर उसके 1 महीने बाद एसएससी आ रहा तो एसएससी, फिर जनवरी में रेलवे आ जाएगा तो रेलवे, फिर मार्च में जेआरएफ आ जाएगा तो जेआरएफ, नवंबर में कैट आ जाएगा तो कैट, अगर आप ये करते घूम रहे हैं तो योर चांसेस ऑफ क्लियरिंग द एग्ज़ाम इज़ अगेन नील।
ठीक है, तो आप इसके हिसाब से भी टिक लगा दीजिए। क्या अगर आपने एग्ज़ाम डिसाइड कर लिया है तो उस पर टिक लगा दीजिए, वरना आप क्रॉस कर दीजिए। ठीक है, 5वें पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। 5वां पॉइंट इम्पॉर्टेंट है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या आपने लगभग उसके सारे रैंक 1 से 10 या जो भी अलग अलग आपको टॉपर्स पसंद आए उनके आपने बहुत डिटेल्ड इंटरव्यू देखे? वो इंटरव्यू नहीं जिसमें वो अपना एकदम जलवा दिखा रहे हैं, डिटेल्ड इंटरव्यू जिसमें वो बात कर रहे हैं कि आंसर्स कैसे लिखे जाते हैं, क्वेश्चन को रीड कैसे किया जाता है, क्वेश्चन को एनालाइज कैसे किया जाता है, उसके लिए पढ़ाई कैसे की जाती है, एक डेडिकेटेड स्टडी कैसे की जाती है, उनकी बुक लिस्ट क्या थी, स्पेसिफिक बुक्स उन्होंने कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए पढ़ी, कौन कौन से यूट्यूब चैनल्स फॉलो किए, कौन कौन से कोर्सेज़ उन्होंने ख़रीदे, या किस कोर्स से फ़ायदा हुआ, किस कोर्स से नहीं फ़ायदा हुआ। क्या आपने ये सब देख के अपना तैयार किया है एक सेपरेट बुक लिस्ट? आपने अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से एक बुक लिस्ट बनाई है कि नहीं बनाई है, यूट्यूब लिस्ट बनाई है कि नहीं बनाई है? अगर हाँ बनाई है तो इस पर टिक कर दीजिए, वरना नहीं बना दीजिए, क्योंकि ये काम अपने आप में महीनों का काम है। अगर नहीं किया है तो फिर आप बहुत दूर से चले जा रहे हैं एग्ज़ाम से। देखिए 5 पॉइंट मैं बात कर चुका हूँ, और ये वो पॉइंट हैं जिन पर कोई भी स्टूडेंट जो है वो फुल फोकस नहीं कर रहा है, इसीलिए वो ऑलमोस्ट कंटिन्यूस साइकिल है उसकी फेल होने की। ठीक है, नंबर 6, अब जो आपने बुक लिस्ट बनाई है, क्या आप उस बुक लिस्ट पे, जैसे आपने अगर मान लीजिए सिर्फ मैं यूपीएससी की बात करता हूँ, तो आपने पॉलिटी के लिए मान लीजिए सिर्फ लक्ष्मीकांत, ठीक है, हिस्ट्री के लिए आपने स्पेक्ट्रम, ठीक है, एंशिएंट मिडवल के लिए आपने तमिलनाडु की क्लास 11th की एनसीईआरटी, इकोनॉमी के लिए आपने मुरनाल, इतना आपने जैसे मान लीजिए डिसाइड कर लिया। तो ऐसा तो नहीं है कि 2 महीने बाद आप डीडी वासु, फिर शंकर आईएएस, फिर संजीव वर्मा, या कहीं आर.एस. शर्मा या बिपिन चंद्रा, ये सब करते घूम रहे हैं। अगर ये आप ये करते घूम रहे हैं तो फिर अगेन योर चांसेस ऑफ क्लियरिंग द एग्जाम्स आर नील। ठीक है, तो आर यू स्टिकिंग टू दैट बुक लिस्ट? अगर इस पर टिक कर दीजिए, वरना इसको क्रॉस कर दीजिए। ठीक है, फिर सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़रूरी है, हर कोई बुक लिस्ट बना लेता है, ठीक है, सारे लोग टॉपर इंटरव्यू देख लेते हैं, उसके बाद वो बुक्स वो ख़रीद लेते हैं, उसके बाद कितने उसको पढ़ते हैं। मैंने आजकल एक ट्रेंड देखा है, हर कोई लाइब्रेरी ज्वाइन कर रहा है, लाइब्रेरी ज्वाइन करके बुक्स ख़रीद लेता है और बुक्स को लाइब्रेरी में सजा देता है, और पढ़ते कहाँ से? यूट्यूब से। अरे भाई, जब यूट्यूब से ही पढ़ लोगे तो फिर बुकें लिखी किसके रहेगी? तो आप लोग उससे कब पढ़ के कॉम्प्रिहेंड करोगे, है ना? आपके लिए लिखी गई पढ़ने के लिए। तो जब किसी को बुक पढ़ना ही नहीं आएगा, बुक कॉम्प्रिहेंड करना ही नहीं आएगा, तो फिर लिखी बेकार में जा रही हैं। तो हर कोई फिर यूट्यूब से ही पढ़े, है ना? क्या है, यूट्यूब जो है एक बहुत ईजी स्टडी है। ईजी स्टडी मतलब उसमें कुछ चल रहा है, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। हर कोई उस टॉपिक को बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से तोड़ के आपको समझा रहा है, चम्मच में फीड कर रहा है, आप फीड होते चले जा रहे हैं। और फिर जब कठिन चीज़ एग्जाम में आती है तो आप उसको तोड़ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि वो तोड़ने की प्रैक्टिस और फीड कराने की प्रैक्टिस आपने की नहीं होती, किसी ने तोड़ के आपको दे दिया होता है। तो इसलिए आप कभी भी वो एग्ज़ाम क्रैक ही नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि यूट्यूब और लेक्चर्स की पढ़ाई और रियल में खुद बुक से पढ़ के कॉम्प्रिहेंड करने में इट्स अ डिफरेंस ऑफ 101। ठीक है, तो आपने जैसे मान लीजिए एक लक्ष्मीकांत खरीदी, है ना? तो क्या आपने उसका पेज 1 to पेज 1000 एक लाइन पढ़ी? एक बार ही सही, लेकिन क्या पढ़ी? मैं तो कह रहा हूँ आपको कम से कम 20 से 25 बार पढ़नी चाहिए। लेकिन क्या जितनी भी आपके पास 7, 8, 10 किताबें थी, क्या आपने उनको एक बार पढ़ा? एसएससी की भी अगर आपके पास 10 किताबें थी तो क्या आपने उनको 10 किताब को एक बार का एटलीस्ट पढ़ा? अगर पढ़ा है तो उस पर टिक कर दीजिए, वरना क्रॉस कर दीजिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी दे रहे हैं उसका हर कोई एक चीज़ बताता होगा कि प्रीवियस ईयर पेपर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स फॉर एनी एग्ज़ाम। तो क्या आपने पिछले 20 साल के प्रीवियस ईयर पेपर लगाए हैं? देखिए, हर एग्ज़ाम का क्रैक करने का एक ही कोड है कि सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर्स। उससे आपको पता चलता है कि आप कितना सक्सेस रेट है सॉल्व करने का। सबसे जो बड़े एग्ज़ाम होते हैं उनका भी एग्ज़ाम 3 घंटे का होता है, तो 3 घंटे का एक एग्ज़ाम और एक पेपर एनालाइज करने में हम कह रहे हैं 6 घंटे। तो एटलीस्ट 1 डे, कंप्लीट 1 डे ऑफ स्टडी विल सॉल्व 1 कंप्लीट पेपर। तो 20 पेपर लगाने में कितने दिन लगेंगे? मैं कह रहा हूँ एक दिन ब्रेक लेके भी आप लगा रहे हैं तो 40 दिन लगेंगे। एक दिन तो मतलब एक पेपर लगाया और एक दिन पूरा एनालाइज, एक दिन ब्रेक लिया, तो एक पेपर लगाने में 2 दिन लग रहे हैं। तो 20 पेपर लगाने में टोटल 40 दिन लगेंगे। ठीक है, 40 दिन लगे। तो क्या आपने 40 दिन भी देने को तैयार नहीं है किसी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए? क्या आपने वो 40 दिन आज तक निकाले हैं? मैं 99% श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ 20 साल के पेपर 99.99% लोगों ने नहीं लगाए हैं।
तो अगर आपने लगाए हैं तो वेल एंड गुड है ना, आपको एडवांस में ही बताइए, इस पर टिक कर दीजिए वरना इसको क्रॉस कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग पे आते हैं, क्या आपने मॉक पेपर एग्ज़ाम सेटिंग्स में सॉल्व किए हैं? जैसे एग्ज़ाम्स होता है, टेस्ट सेंटर पे जाके सुबह 9 बजे आप टेस्ट सेंटर पे पहुंच गए, 9 से 12 आपने एग्ज़ाम दिया, फिर ब्रेक लिया, फिर 2 से 4 आपने एग्ज़ाम दिया, जैसा एग्ज़ाम होता है जिस सेटिंग में, उस सेटिंग में आपने कम से कम एटलीस्ट 50 पेपर सॉल्व किए हैं। 50 पेपर एटलीस्ट। आप छोटे से छोटा भी एग्ज़ाम दे रहे हो, आप ग्रेड डी से ग्रेड सी, ग्रेड बी, कुछ भी एग्ज़ाम दे रहे हो, क्या आपने ये चीज़ करी? अगर ये चीज़ करिए तो आप एग्ज़ाम क्रैक करने के बहुत नज़दीक हो। अगर नहीं करिए तो आप इस पर क्रॉस लगा दीजिए वरना आप टिक कर दीजिए। ठीक है, फिर हर टीचर, हर टॉपर, हर कोई एक ही चीज़ बताता है, वो चीज़ है ये कि रिवीजन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन स्टडी, है ना। इफ़ यू कैन नॉट रिवाइज व्हाट यू हैव स्टडीड, इट इज़ ऑफ नो यूज़। ठीक है, तो क्या आपने जो भी पढ़ा है वो आपने 3 से 4 बार रिवाइज़ किया है? अच्छे से 3 बार रिवाइज़ किया है कम से कम। जैसे आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी तो क्या आपने कम से कम उसको 3 से 4 बार रिवाइज़ करके उसके शॉर्ट नोट्स बनाए? आपने 3 से 4 बार पढ़ के उसको समराइज़ किया, उसमें से वो चीज़ें, उन चीज़ों का स्टिकी नोट्स बनाए जो आपने भूल जाते हैं बार बार। क्या आपने उसको बार बार क्वेश्चन के फॉर्म में याद करने की कोशिश की? तो अगर नहीं किया है तो इस पर क्रॉस लगा दीजिए, वरना तो बहुत अच्छी बात है, आप एग्ज़ाम क्लियर करने के नज़दीक हैं, वरना तो आप नील के और नज़दीक जा रहे हैं। फिर सबसे बेस्ट चीज़, जो आपने मार्क्स दिए थे, जो आपने PYQ लगाए थे, उसमें आपने लगभग हज़ारों गलतियाँ की होंगी, है ना। वो थाउजेंड्स ऑफ मिस्टेक्स वापस से रिपीट ना हो, तो उसके लिए आदमी क्या करता है, उन मार्क्स को एनालाइज करता है, उन मार्क्स को रिवाइज करता है, उन मार्क्स से लर्न करने की कोशिश करता है। तो आपने जो 50, 20, 70 पेपर लगाए, क्या आपने वो सारे 70 के पेपर, उनके मार्क्स को रिवाइज़ किया, उनको बहुत अच्छे से एनालाइज़ किया, उनको बहुत अच्छे से याद करने की कोशिश की, अपनी सारी मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करके किसी डायरी पे लिखी? क्या वो नेक्स्ट पेपर में मिस्टेक्स कम रिपीट की? इफ़ नॉट तो इस पर क्रॉस कर दीजिए, वरना आप इस पर टिक लगा दीजिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट चीज़ क्या है कि देखिए, हर एग्ज़ाम में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो है करंट अफेयर्स। ठीक है, करंट अफेयर्स इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर एनी एग्ज़ाम। ठीक है, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि मैगजीन्स, है ना, जैसे विजन IAS की मैगजीन आ गई, या दृष्टि की हो गई, या बाजीराम की हो गई, या आई दृष्टि हो गई, UPPCS लगा के, ऐसे सबके लिए कोई ना कोई एक अपने टीचर्स या फेवरेट मैगजीन को फॉलो करता जा रहा है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग क्या करते हैं कि न्यूज़पेपर ही पढ़ते हैं, उससे ही नोट्स बनाते हैं, उनको मैगजीन नहीं पसंद आती। पर जो भी चीज़ है, करंट अफेयर जो है वो एक इंपॉर्टेंट पोर्शन कवर करता है एग्जाम में। तो आर यू रीडिंग करंट अफेयर मैगजीन्स और रिवाइजिंग द न्यूज़पेपर और रीडिंग द न्यूज़पेपर, मेकिंग नोट्स आउट ऑफ इट? इफ़ यस देन टिक द मार्क, अदरवाइज क्रॉस इट। और मैं कह रहा हूँ बहुत लोग नहीं पढ़ते, न्यूज़पेपर शुरू करते हैं, 10 दिन पढ़ा, छोड़ दिया। मैगज़ीन 1 महीने अच्छे से करी, दूसरे महीने की छूट गई, तीसरे महीने की फिर करी, फिर छूट गई, फिर लगातार छूटती चली गई। फिर वो PT 365 का वेट करते हैं, PT 365 आई। PT 365 में पॉलिटी की बहुत अच्छे से करी क्योंकि वो ईजी थी, फिर इकोनॉमी की छोड़ दी, फिर IR की बोरिंग लगने लगी, फिर इन्वायरमेंट की लगाते ये तो बकवास है, कौन याद करेगा। फिर कुछ एक साइंस एंड टेक की कर ली, या कुछ एक कर ली, कुछ छोड़ दी, तो ये करते घूमते हैं। तो अगर आप अच्छे से कर रहे हैं तो आप इसको टिक करिए, वरना आप इसको क्रॉस करिए। ठीक है, अगर आप ये भी क्रॉस किया है तो आप नील की तरफ मूव करते जा रहे हैं, दैट चांसेस ऑफ योर क्लियरिंग योर एग्जाम्स आर ऑलमोस्ट नील। और इफ़ नॉट, अगर आपका टिक है तो गुड है, अच्छा है। फिर अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आर यू कॉन्फिडेंट ऑन योर प्रिपरेशन और चेंजिंग स्ट्रेटेजीज डेली? तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि कुछ लोग टॉपर्स वीडियो देखी, उन्होंने एग्ज़ाम भी डिसाइड कर लिया, टॉपर्स वीडियो भी देख ली, बुक लिस्ट भी बना ली, बुक ले भी आए और पढ़ भी ली, मॉक पेपर में भी इनरोल कर लिया, कुछ मॉक पेपर भी लगाए। इतना करने के बाद जब आप मेहनत में इतनी आगे आ जाते हैं, तब वो लोग शुरू करते हैं डाउट अपनी कैपेबिलिटीज़ पे, अपनी पढ़ाई पे, अपनी प्रिपरेशन पे। अब उनको लग रहा है कि उन्होंने सब कुछ गलत कर दिया, अब उनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो फिर वो निगेटिव सेल्फ टॉक शुरू करते हैं कि क्यों वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं करेंगे, कि अरे हमने तो मैराथन सीरीज़ नहीं देखी, कि मैंने इनका लेक्चर नहीं किया, कि मेरे पास करंट अफेयर का कोर्स नहीं था, या हमने आंसर राइटिंग डे 1 से नहीं करी, या हमने मॉक नहीं लगाए,
तो देयर आर मल्टीपल रीजंस कि वो अपने आप से नेगेटिव सेल्फ टॉक करते रहते हैं और बताते रहते हैं कि वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। या वो अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर लेते हैं, अभी कुछ और बोल रहा था, फिर कोई टॉपर आके कुछ और बोलने लगा तो उनकी स्ट्रेटजी उस टॉपर के अकॉर्डिंग बदल गई, है ना। किसी ने बता दिया कि इन्वायरमेंट के लिए आप शंकर IAS कर लो तो वो शंकर IAS करने लगे, किसी ने बता दिया आप PMF IAS कर लो तो PMF IAS करने लगे। तो दे आर नॉट स्टिकिंग टू वन सोर्स। कोई उनको बता देता है इंडियन एक्सप्रेस अच्छा है तो इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं, कोई बताता है हिंदू अच्छा है तो एक महीने द हिंदू पढ़ते हैं। उनको खुद पे ही भरोसा नहीं है ना, कि द स्ट्रेटजीज दे आर फॉलोइंग इज़ वेल इनफ टू क्लियर द एग्जाम्स और नॉट। तो दे आर चेंजिंग द स्ट्रेटजीज डेली, ऑन द डेली बेसिस, ऐसा नहीं वीकली या मंथली बेसिस पे, डेली बेसिस पे उनकी स्ट्रेटजीज बदल रही हैं। तो अगर आप कॉन्फिडेंट हैं अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को, आपको लगता है बस हल्की फुल्की गलतियाँ हो रही हैं, वो गलतियाँ सुधार लेने से आपका क्रैक हो जाएगा, तो टिक दिस मार्क, अदरवाइज इसको भी क्रॉस लगा दीजिए, ठीक है। इसके बाद दो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये 2 पॉइंट रजिस्टर करते हैं कि आपका एग्ज़ाम सिलेक्शन 90% होगा या नहीं होगा, है ना। दीज 2 पॉइंट्स आर द मेजर पॉइंट्स विच विल डिसाइड, है ना। दीज आर द 15 पॉइंट्स। और ये पॉइंट्स आप देखिएगा मोस्टली हर किसी की एक चैलेंजिंग प्रॉब्लम भी है आज के टाइम पे। तो हम लोग नेक्स्ट अब 14 पॉइंट देखिए आप कितना इंपॉर्टेंट है। आर यू वेस्टिंग योर टाइम ऑन मोबाइल फ़ोन। इस वीडियो में आप लोग बस एक चीज़ कमेंट करिए, सिर्फ एक कमेंट चाहिए। आप इतनी आगे तक आ गए हैं इस वीडियो में तो बस एक कमेंट करिए कि आपका स्क्रीन टाइम क्या है, आपका एवरेज स्क्रीन टाइम क्या है, कल का स्क्रीन टाइम क्या था, आज का स्क्रीन टाइम क्या था। अब हर मोबाइल में स्क्रीन टाइम दिखाने लगा तो आपका टोटल दिन में स्क्रीन टाइम कितना है। अगर वो 2 से 3 घंटे के बीच में है तब तो बहुत अच्छी बात है। 3 से 4 घंटे के बीच में उसमें 1-1.5 घंटा यूट्यूब है जिस पे आपने कुछ पढ़ाई का देखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 5 घंटे से 6 घंटे है तो थोड़ी वरीसम प्रॉब्लम है। जैसे मान लीजिए आपका 5 से 6 घंटे है लेकिन आपने 1-3 घंटे का कोई लेक्चर देख लिया तो चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 5-6 घंटे है लेकिन उसमें कुछ भी आपने काम का नहीं देखा तो बहुत चिंता वाली बात है। और अगर आपका स्क्रीन टाइम 6 से 9 घंटे, 10 घंटे, 11 घंटे है तो आपको एक बहुत मेजर चेंज की ज़रूरत है अपनी लाइफस्टाइल में, अपनी बॉडी में, हर चीज़ में। क्योंकि आप, इसका मतलब है कि आप एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे हैं, आप घर बाहर भी कहीं नहीं निकल रहे हैं, आप कुछ पढ़ भी नहीं रहे हैं, है ना। सिर्फ आप अपने आप को झूठ बोल रहे हैं बस। ये हार्श रियलिटी है लेकिन ये रियलिटी है कि आप अपने आप को झूठ बोल रहे हैं और लगातार झूठ बोलते जा रहे हैं कि आप कुछ कर रहे हैं और असल में आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जो कुछ कर रहा है उसका स्क्रीन टाइम 10 घंटे कभी नहीं हो सकता है। तो इफ़ यू आर वेस्टिंग योर टाइम ऑन मोबाइल फ़ोन प्लस टैबलेट प्लस कंप्यूटर्स, है ना, या कहीं पे भी, तो इस पर टिक करिए वरना नहीं करिए। देखिए ये टेस्ट आपको एकदम रियल तरीके से लेना होगा, ठीक है। इस 15 पॉइंट में आप बताइएगा आपका कितना टिक है, क्या स्कोर है, उसके बेसिस पे ही आप जज कर पाएंगे, उसके बेसिस पे ही मैं आपको कुछ सजेशन दे पाऊँगा। अगर आपका स्कोर आप रियल नहीं रहेंगे ना तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। एक बार तो कम से कम खुद से बोलिए। फिर 15th, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। 15th पॉइंट क्या कहता है कि आर यू रेगुलर इन योर स्टडीज़। देखिए आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, चलिए मान लीजिए सबसे सरल एग्ज़ाम आपके लिए मान लीजिए SSC है जो आप बैठे बैठे निकाल सकते हैं। फिर भी इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए आपको 90 दिन तो कम से कम तैयार करना होगा, 3 महीने। 1 महीने आप मैथ पढ़ेंगे, 1 महीने आप रीजनिंग पढ़ेंगे, 1 महीने आप इंग्लिश पढ़ेंगे, ठीक है, 1 महीने आप GS पढ़ेंगे, 120 दिन मान लीजिए, ठीक है, 120 दिन आपको पढ़ना पड़ेगा। तो क्या आपने मिनिमम 90 डेज़ विदाउट ब्रेक, एक भी दिन नहीं, कोई ब्रेक नहीं लिया, आप सुबह जैसे 9 बजे लाइब्रेरी गए और रात में 8 बजे लाइब्रेरी से लौटे, लगभग 10 से 11 घंटे होते हैं, 1 घंटे आपने लंच किया, तो क्या आपने 10 आवर्स डेली, 10+ आवर्स डेली आपने क्या 90 दिन तक पढ़ाई की है एटलीस्ट। ये एटलीस्ट है। अगर आप UPSC जैसी तैयारी कर रहे हैं तो ये 190 दिन हो जाना चाहिए, ठीक है। मतलब PCS के लिए 190 दिन, UPSC के लिए तो मैं कहूँगा 290 दिन, ठीक है। और बड़े एग्ज़ाम्स की तैयारी मतलब लगभग 300 दिन अगर आप ये कर लेते हैं, है ना, जो कि एक 300 दिन बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। तो आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपके अंदर वो कैलिबर आ जाता है। श्योरिटी नहीं आती लेकिन कैलिबर आ जाता है। तो एटलीस्ट आप 100 डेज़ तो 10+ आवर्स, दैट इज़ 1000 आवर्स ऑफ स्टडी आपको तो मिनिमम करनी ही होगी। तो क्या आपने किसी भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी की है और आप 1 साल से ज़्यादा तैयारी कर रहे हैं तो क्या कभी भी ये पीरियड आया है कि 90 दिन से ज़्यादा आपने
लगातार 10 घंटे पढ़ा हो? अगर हाँ तो इस पर टिक करिए, अगर नहीं तो इसको क्रॉस कर दीजिए। अगर ये नहीं किया है तो इसको एक चैलेंज के रूप में लीजिए और इस दिवाली के बाद लगभग 90 दिन तक विदाउट ब्रेक ये करने की कोशिश कीजिए। और आपने अगर ये किया तो आपके चेंजेस एक्सपोनेंशियल आएंगे, एसिमेट्रिक रिटर्न्स आपको मिलेंगे, है ना। जो कहा जाता है ना कि आप एक बुक पढ़ेंगे तो आपको एसिमेट्रिक रिटर्न्स मिलते हैं। ठीक है, आपने बुक पढ़ के एक बिज़नेस शुरू कर दिया, आप एक ने बुक पढ़ के आपने कोई एग्ज़ाम क्रैक कर दिया, कुछ भी कर दिया, तो वो एसिमेट्रिक रिटर्न्स इस चीज़ से मिलेंगे। आपने 100 दिन लगातार 10 घंटे पढ़ाई की तो आपको जो रिटर्न्स मिलेंगे वो एसिमेट्रिक रिटर्न्स होने वाले हैं। ठीक है, तो इन 15 पॉइंट्स में से आप बताइए आपका स्कोर 0 से 15 के बीच में कहाँ पर रेंज कर रहा है, वो आप कमेंट करके बताइए। और अगर आपका स्कोर जिस भी रेंज में होगा उस हिसाब से मैं आपको सलाह दूंगा, है ना। तो और इसी हिसाब अगर आपने कुछ इनमें से नहीं किया है तो आप एक एक पॉइंट उठाइए और इस पॉइंट को ब्रेक डाउन करके इसको करने की कोशिश कीजिए। क्या अगर आपने नहीं डिसाइड किया है कौन सा, क्यों आप ये करना चाह रहे हैं, तो करिए। अगर आपने कभी भी प्राइवेट सेक्टर में काम नहीं किया, आपके 2 से 3 साल हो गए तैयारी करते हुए, तो आप प्राइवेट सेक्टर की जॉब चुनिए। अगर आपने कोई भी एग्ज़ाम डिसाइड नहीं किया तो पहले एक एग्ज़ाम इस बार फाइनल कर लीजिए कि 2025 में मैं सिर्फ इसी एग्ज़ाम पर फोकस करूँगा। इसके बाद भले आप कुछ भी करते रहिए। फिर आपने अगर बुक लिस्ट नहीं डिसाइड की तो वो बुक लिस्ट डिसाइड कीजिए। अगर आप बुक लिस्ट एक डिसाइड कर चुके हैं तो उस पर स्टिक करके रखिए। अगर आपने जो अभी आपने किताबें खरीदी हैं उसको आप 1 से लास्ट पेज तक फिनिश करने की कोशिश कीजिए। अगर आपके पास अधूरी किताबें पड़ी हुई हैं तो उनको फिनिश करने की कोशिश कीजिए। अगर आपने 20 साल के PYQ नहीं सॉल्व किए हैं तो वो सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आपने अगर आज तक कोई भी मॉक नहीं दिए हैं तो शुरू करिए, पहला मॉक आज ही दीजिए, है ना। 50 दिन में 50 मॉक हो जाएंगे, तो पहला मॉक आज ही दीजिए। अगर आपने कभी रिवीजन नहीं किया तो आज से ही रिवीजन की साइकिल बनाइए। ठीक है, अगर आपने कोई मॉक नहीं रिवाइज़ किए हैं तो आज ही वो पहला मॉक रिवाइज़ करिए जो आपने दिया था। ठीक है, अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं शुरू किया तो आज का ही न्यूज़पेपर वो पहला न्यूज़पेपर है जो आप पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो आज से ही आपको बताइए कि आप सब कुछ वो करेंगे जिससे आप कॉन्फिडेंट हो जाएं इस एग्ज़ाम के निकालने के लिए। अगर आप मोबाइल पर टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो आज से ही मोबाइल का टाइम लिमिट करिए 3 आवर्स तक। बिल्कुल ख़त्म नहीं, लेकिन लिमिट करिए। फिर अगर आपने नहीं पढ़ा है कभी भी 90 दिन तक तो आज ही वो डे 1 है। ठीक है, तो इन 15 पॉइंट्स पे आपको तुरंत रिएक्ट करना होगा, है ना। तो जो भी है वो आपका आज से ही शुरू हो रहा है, आज से ही शुरू हो रहा है। तो आप ये कमेंट करके बताइए कितने लोग ये करने वाले हैं और आप अपना स्कोर ज़रूर बताइए। ठीक है, मिलते हैं आपको इसके अगले वीडियो में इसके कमेंट्स के बेसिस पे कि लोग कैसा अपने सजेशंस इस पर डाल रहे हैं। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।